हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपके प्रज्ञा मेमर। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रिलीजन कल्चर्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है। हमने देखा कि कैसे जो है टाइम के साथ जो है चीज़ें चेंज होती जाती है, कैसे हम एक रीजन और उनके जो एट्रीब्यूट्स है उसके बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं पीपल्स को। हमने देखा जो चेरास है, चेरास के टाइम में एक नई लैंग्वेज डेवलप होकर आई, मलयालम। और हमने देखा था कि जो जगन्नाथ कल्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ और कैसे जो जगन्नाथ मंदिर है उसको बनाया गया, कब और कैसे बनाया गया। उसके बाद हमने देखा था राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ ह्यूरिज्म के बारे में, कि राजपूत रूलर जो है वो कितने मतलब ब्रेव हुआ करते थे, अपने आप को कितने साहसी बताया करते थे। उसके बाद हमने देखा था द बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। तो कथक डांस फॉर्म है उसके बारे में हमने देखा था। और हमने जो देखा था कि क्लासिकल डांस को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक क्लासिकल डांस में। अब आगे जो हमको देखना है पेंटिंग फॉर पैटर्न द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। तो पैटर्न है ना, पेंटिंग फॉर पैटर्न किसके लिए पेंट कर रहे हैं? पैटर्न। पैटर्न वो होता है कोई राजा हो गया, कोई बड़ा हस्ती हो गया, पैसे वाला कोई नोबल हो गया। वो क्या करता था, अपने अंडर कुछ लोगों को रखता था। ठीक है, कुछ लोग मतलब उसमें आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, डांसर्स हो गए, जो भी है। और उनको क्या है, अपनी कला के बदले में पैसा दिया करता था, तो उसको पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न्स में हमको यहाँ पे मिनिएचर्स मतलब मिनी पेंटिंग्स के बारे में देखना है। जो मिनी पेंटिंग मिनिएचर्स मतलब हम समझ रहे हैं छोटी छोटी पेंटिंग। तो another tradition that developed in different ways was that of miniature painting। तो जो अलग जो ट्रेडिशन हमने इससे पहले जो डांस सॉन्ग वगैरह देखा, तो उससे हटके एक और ट्रेडिशन जो डेवलप हो रहा था वो क्या था? मिनिएचर पेंटिंग्स का। तो मिनिएचर्स एज दे वेयर नेम्स, जैसे कि नेम से पता चले, मिनिएचर मतलब अ स्मॉल साइज पेंटिंग ना। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल साइज पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग, जनरली डन विथ वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। और इसे कैसे किया जाता था? वाटर कलर से, और किसमें किया जाता था? क्लॉथ या फिर पेपर पे। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वेयर ऑन पाम लीफ और वुड। और इससे सबसे पहले जो छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाए गए वो किस में बनाए गए? पाम लीव्स या फिर वुड में। और आगे आते आते जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तो क्लॉथ और पेपर में बनाने लगे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्ट इंडिया वेयर यूज्ड टू इलिस्ट्रेट जैना टेक्स्ट द मुगल एम्परर्स अकबर जहांगीर शाहजहां पैट्रोनाइज्ड highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry। तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स जो है उसमें लिखित वाला जो वर्क है उसे को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो सबसे मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो है वो कहाँ फाउंड हो रही थी, कहाँ पे पाई जाती है? वेस्ट इंडिया में। और उसमें क्या लिखा जाता था, उसमें क्या इलिस्ट्रेट किया जाता था? चाइनीज का जो टेक्स्ट है उसको। और मुगल एम्परर्स, ठीक है, जो मुगल एम्परर्स थे अकबर जहांगीर शाहजहां, ये भी पैट्रोनाइज करते थे हाईली स्किल्ड पेंटर्स को। ठीक है, और वो प्राइमरी इलिस्ट्रेटर, और वो क्या क्या इलिस्ट्रेट करते थे, क्या बताया करते थे? मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पेंटिंग्स। देयर वे जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट। ठीक है, तो उनको पेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता था? ब्रिलियंट कलर्स यूज किया जाता था। ब्रिलियंट कलर्स मतलब जो डार्क कलर्स है उनको। और क्या पोर्ट्रेट करते थे, क्या बनाया करते थे? जो स्किल्ड पेंटर्स है वो कोर्ट के सीन्स हो गए, सीन्स ऑफ बैटल्स हो गया, हंटिंग हो गया, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, और बहुत सारे जो सोशल लाइफ में चेंजेस है उनके बारे में। ठीक है, तो कोर्ट का सीन हो गया मतलब जहाँ पे सभा होती थी जो किंग्स की, वहां पे। सीन का बैटल हो गया जब लड़ाई वगैरह हो रही है। हंटिंग जब राजा शिकार खेलने जाता था तो उसके बारे में भी पेंट किया जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे राजा शिकार, अकबर जो है शिकार खेलने जा रहे हैं, और उनके साथ देखिए कितने हाथी वगैरह हैं, कितने लोग हैं। और यहाँ पे शिकार करके चीते लोगों को पकड़ा गया है। ठीक, ठीक है। अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग मुगल मुगल मिनिएचर। They often exchanged as gifts were viewed only by uh, they were often exchanged as gift and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his closest suitor। तो ये जो पेंटिंग्स होती थी ना, तो इनके इनके बदले में जो राजा है वो पेंटर्स को क्या दिया करते थे? गिफ्ट दिया करते थे। और ये जो पेंटिंग्स है उसको मतलब बहुत ही संजो के रखा जाता था, और उसको बहुत कम लोग देख सकते थे। जैसे कौन सकता है? जो एम्पायर है वो खुद, और उसके जो क्लोज एसोसिएट है मतलब क्लोज सहायक लोग हैं वही उसको उन पेंटिंग्स को देख पाते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल कोर्ट मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट। तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगा, अपनी मतलब चरम सीमा पे आ गया, तब जो पेंटर्स हैं वो क्या हो गए? कोर्ट के बाहर निकले, और जो रीजनल स्टेट्स हैं
जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में और देखेंगे। रीजनल स्टेट्स हम वहाँ जाके बसने लग गए और अपनी कला वहाँ पे दर्शाने लगे, तो क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गया। जो मुगल से जो करवाते थे पेंटिंग्स और जो रीजनल जगह पे जो पेंटिंग्स हो रही है या वहाँ पे के लोग को देख के वो पेंटिंग्स कर रहे हैं, जब as a result, Mughal artists taste influenced the regional codes of Deccan and को राजपूत कोड्स ऑफ राजस्थान। जैसे मैंने बताया, जो मुगल आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो उनके उनके जो वर्क है उसमें क्या, किस चीज का टेस्ट आने लगा, टेस्ट मतलब स्वाद नहीं, मतलब उसमें चेंजेस आने लगे। जो रीजनल कोड्स हैं डेक्कन और राजपूत कोड्स का, वहाँ राजपूत कोड्स ऑफ राजस्थान का, उसका इन्फ्लुएंस आने लगा उनकी पेंटिंग पर, उसका प्रभाव पड़ने लगा उनकी पेंटिंग पे। एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, और उसके साथ ही साथ में जो उनका जो अलग से जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक था उनकी पेंटिंग करने का तरीका, उसको भी उन्होंने रिटेन करके रखा और कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप भी किया। Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal एग्जाम्पल। तो जैसे पोर्ट्रेट्स का मतलब होता है अपनी खुद की एक पिक्चर, जैसे हम अभी फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो उस समय ये सब तो नहीं था, तो राजा महाराजा अपनी पोर्ट्रेट बनाया करते थे, अपनी पिक्चर्स बनाया करते थे। और जो कोर्ट सीन्स है वो पेंट किया जाता था फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, जैसे कि मुगल रूल्स में होता था वैसे ही अब डेक्कन और राजपूत रूलर्स में भी करवाने लगे। Beside themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। तो देखिए इनके अलावा जो है और क्या, जो थीम्स ऑफ माइथोलॉजी, ठीक है, थीम्स ऑफ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी का मतलब होता है जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, उनके सीन्स भी जो है पेंट किए जाते थे। और जो पोट्री है, पोएट्री है, उसको भी डिपिक्ट किया जाता था। कहाँ पे, ये सारी लोकेशंस में। Another region that attracted miniature paintings was Himalayan foothills around the modern day state of Himachal प्रदेश, ठीक है। और कहाँ पे ये पेंटिंग बनने लगी, जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे। बट लेट 17th century दिस रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसौली। तो यहाँ पे 17th century के आते आते जो ये जो रीजन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक मतलब बोल्ड और इंटेंस, मतलब बहुत ही अच्छा और एकदम मतलब सुंदर तरीके से और एकदम मतलब गहरे तरीके से, मतलब एकदम अगर आप कोई चीज देखेंगे, जैसे राजा का पोर्ट्रेट देखेगा तो एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि फोटो है, रियल है। तो उस तरीके का स्टाइल जो है मिनिएचर पेंटिंग ने अडॉप्ट किया और उसे क्या बोल रहे हैं, बसौली। तो यहाँ देखेंगे महाराणा राम सिंह टू प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर कोटा। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुली इसे पेंट किया गया है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर इज भानु दत्ता's रासमंजारी। तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है, क्या, रासमंजारी। किसने लिखा है, भानु दत्ता ने लिखा है। इसे भी पेंटिंग किया गया है। नादिर शाह's invasion and conquest of Delhi in 1739 resulted in migration of Mughal artists to hill to escape the uncertainties of the plain। तो अब देखिए जब नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह ने यहाँ पे हमला किया, यहाँ पे कब्जा किया और दिल्ली को कब्जा कर लिया कब, 1739 में। तो इससे क्या हुआ, जो मुगल आर्टिस्ट थे वो कहाँ चले गए, हिल्स में, ताकि जो ये अनसर्टिनिटी हो रही है, जो घटनाएं हो रही है प्लेन्स में, उससे बच सके। हियर तो यहाँ पे देखिए कृष्णा राधा एंड हर कंपेनियन पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा, देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुली पेंट किया गया है। पेड़ों पे फूल पत्ते सब कितने अच्छे से यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बनाया गया है, राधा बनाया गया है। तो here they found ready patrons which led to founding of the Kangra school of painting। तो जो यहाँ पे उन्होंने क्या मिला, रेडी पैट्रॉन्स, मतलब पैट्रॉन्स उनको अपनाने के लिए तैयार थे। और यहाँ पे फिर क्या डेवलप हुआ, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। बाय द मिड ऑफ 18th century द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रेड द न्यू स्पिरिट इनटू द मिनिएचर पेंटिंग। तो धीरे धीरे बदलाव आते गए। जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, कांगड़ा आर्टिस्ट, वो क्या है, एक नया स्टाइल डेवलप करने लग गए, एक नई स्पिरिट दिया उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैश्वनाइट ट्रेडिशन। और इनका इंस्पिरेशन कौन था, वैश्वनाइट ट्रेडिशन, मतलब जो लॉर्ड विष्णु को पूजते हैं उनको जो कहा जाता है वैश्वनाइट ट्रेडिशन। जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा राधा कृष्ण का जो पेंटिंग था वो। तो सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ द थीम्स डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। तो यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग अलग कैसे है, तो जैसे पहले में क्या है, ब्राइट कलर्स यूज किया जा रहा था, अभी क्या है, सॉफ्ट कलर्स यूज किया जा रहा है, जैसे कूल ब्लूस और ग्रीन कलर। और एक लिरिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है थीम्स को, जो थीम्स वो डिपिक्ट करना चाह रहे हैं अपने पेंटिंग के थ्रू, उसको क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से, लिरिकल तरीके से उसको दर्शाया जा रहा है।
रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन पेंटेड एज वेल। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे शाही लोग हो गए जो पेंटिंग कर रहे हैं, पैट्रॉन्स हो गए जो उनको पेंटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो है वो भी पेंटेड करते थे। वो किस में पेंट करते थे? पॉट्स हो गया, वॉल्स हो गया, फ्लोर हो गया, क्लॉथ हो गया, एंड वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ऑपरेशनली सर्वाइव। और ये सारी जो है चीजें हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ चीजें खराब हो गई। और ऊपर जो हमने देखा जो रॉयल लोग जो राजा महाराजा जो पेंटिंग्स कराते थे वो क्यों प्रिजर्व हुई? क्योंकि उनको संजो के रखा गया था, उसे बहुत कम लोग देख पाते थे, जैसे कि हमने ऊपर में अभी देखा। अनलाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। अब क्लोजर लुक में हमको देखना है बंगाल, बंगाल स्टेट। तो अभी आप जानते होंगे बंगाल कहाँ पे है, बंगाल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम देखेंगे कि बंगाली जो लैंग्वेज है वो कैसे आया उसके बारे में। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, तो एक रीजनल लैंग्वेज जो बंगाली रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में हमको देखना है। एज वी सॉ एट द आउटसेट, ठीक है, हमने जब स्टार्टिंग में देखा भी है, ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। ये हमने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे जो है हम कोई भी व्यक्ति को हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये लैंग्वेज अगर ये स्पोक कर रहा है, ये बोल रहा है तमिल, जैसे तमिलनाडु वाला जो है तमिल बोल रहा है तो वो मोस्ट मतलब तमिलनाडु का ही होगा करके। तो हमारी मतलब टेंडेंसी है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं उसके आधार पर। सो वी अस्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं वो क्या है, बंगाली बोलते होंगे। However, what is interesting is that Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो बंगाली का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो कहाँ से आया है? संस्कृत लैंग्वेज से। तो बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज से बंगाली में लिए गए हैं। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मीट फर्स्ट millennium suggests that people of Bengal did not speak Sanskrit language. However, then did the new language emerge। तो यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट हैं संस्कृत टेक्स्ट, उसको पता चलता है जो बंगाल के पीपल कभी संस्कृत बोला ही नहीं उन्होंने। तो कैसे जो है एक नई लैंग्वेज इमर्ज होके आ गई। फ्रॉम द fourth third century, ठीक है, fourth third centuries commercial ties began to develop between Bengal and Magad। ठीक है, तो कमर्शियल टाइज और व्यापार वाला व्यापारिकता जो है वो कहाँ बढ़ने लगी, कहाँ डेवलप होने लगी? बंगाल और मगध के बीच में। विच में हैव लेड टू which may have led to growing influence of संस्कृत। इसलिए जो संस्कृत वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा, अपनी छाप छोड़ने लगा। ड्यूरिंग द 4th century the Gupta ruler established political control over the North Bengal and Bengal began to settle Brahmins in the area। अब जब 4th century के आते आते जो गुप्ता रूलर्स है उन्होंने अपना वहाँ पे कब्जा जमा लिया, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है नॉर्थ बंगाल में एस्टेब्लिश कर लिया। और उसके बाद वहाँ पे जो ब्राह्मण्स है उनको वहाँ पे जाके बसाने लग गए। Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley becomes stronger। तो इससे क्या हो गया, जो लिंग्विस्टिक है, जो स्टडी, लिंग्विस्टिक मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज है और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो मिड गंगा वैली से क्या हो गया, बिकम्स स्ट्रॉन्गर। इन द 7th century the Chinese traveler Zhuang observed that the Bengal language related to Sanskrit were in use all over the Bengal। तो यहाँ पे जो चाइनीज ट्रैवलर है Zhuang उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत है वो यूज किया जाता था बंगाल में। फ्रॉम द 8th century बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजन किंगडम अंडर द पालास। अब देखिए 8th century के आगे कितने सारे रूलर्स जो है बंगाल में देखिए आए हैं, उसका इन्फ्लुएंस है, उसके कारण ही है जो यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेडिशन हमको बंगाल में देखने मिल रहा है। तो बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजन किंगडम अंडर पालास। ठीक है, पालास का रूल आ गया यहाँ पे। बिटवीन द 14th and 16th century बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में हमने देखा था चैप्टर 3 में, हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। ठीक, इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। तो जब अकबर ने कॉन्कर किया 1586 में, तो जो बंगाल है वो क्या फॉर्म हो गया, एक न्यूक्लियस, एक सेंट्रल पॉइंट, एक केंद्रित पॉइंट हो गया। ठीक है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से अकबर पूरे इलाके को में अपने पूरा इलाका जो है उसको कंट्रोल करके रखता था, वहाँ पे राज्य करता था। वेल पर्शियन वाज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए जब अकबर ने यहाँ पे कब्जा करके रखा तो जो पर्शियन है वो कौन सी लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी, और बंगाली जो है वो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी।
In fact, by the 5th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region known as West Bengal. तो यहाँ पे 15th century के आते आते एक बंगाली ग्रुप जो है, जो डायलेक्ट्स का मतलब होता है उपभाषा, जैसे हिंदी जो है एक भाषा है, उसके अंडर जो है काफी सारी भाषा आती है, कुछ नहीं तो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस उसके अंदर आता है। जैसे हिंदी के अंदर ये हो गया आपका अवधी भाषा, मगधी भाषा, तो वैसे जो बंगाली के जो डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, केम टू यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वेस्ट पार्ट ऑफ द रीजन नॉन एज वेस्ट बंगाल। Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. ठीक है, तो बंगाली जो है वो कहाँ से आई है, संस्कृत लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है, डिराइव्ड हुई है, वहां से बनी है। बहुत सारे जो टर्म है बंगाली लैंग्वेज में संस्कृत से लिखे गए हैं, लेकिन उसमें क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है ना, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ा ताकि अभी की जो बंगाली लैंग्वेज है वैसे वो बन सके। Also, wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources, including tribal language. और ये जो non-Sanskrit words हैं, जो बंगाली लैंग्वेजेस में बहुत सारे जो non-Sanskrit words हैं, वो कहाँ से इंक्लूड हुए हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस से, पर्शियन लैंग्वेजेस से और यूरोपियन लैंग्वेजेस से, हैव बिकम द पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। तो बंगाली जो लैंग्वेज है वो किससे किससे बना है, देखिए संस्कृत लैंग्वेज से तो बना ही है, और कुछ जो वर्ड्स है उसमें कहाँ से है, बंगाली लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज से, पर्शियन लैंग्वेज से, यूरोपियन लैंग्वेज से। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो बंगाली लिटरेचर जो है उसको कितने कैटेगरीज में बांटा जा रहा है, 2 कैटेगरीज में बांटा जा रहा है। वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत में जहाँ से एक पार्ट जो जहाँ से संस्कृत से वर्ड्स को लिया गया है, और अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और अदर जो है वो दूसरे लैंग्वेजेस से, मतलब संस्कृत इंडिपेंडेंट ऑफ इट मतलब संस्कृत से नहीं लिया गया, अदर लैंग्वेजेस से लिया गया है। द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, Mangala Kavyas, literally auspicious poem dealing with local deities, and Bhakti literature such as biographies of Chaitanya Dev and the region and the leader of Vaishnava Bhakti movement. तो देखिए फर्स्ट वाला जो बंगाली लिटरेचर है जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत से रिलेटेड है, उसको उसमें क्या है, उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक, जो एपिक्स है, जो संस्कृत का जो महाकाव्य है उसको इंक्लूड किया गया है, और जो मंगल काव्य है उसको, और जो भक्ति लिटरेचर है जैसे कि बायोग्राफी हो गया चैतन्य देव का, जो हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था, जो कौन था, लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर। तो सेकंड अब क्या है, नाथ लिटरेचर से रिलेटेड है, सच एज स्टोरीज ऑफ मयनमाती, गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बालाद। ठीक है, तो सेकंड में क्या इंक्लूड है, नाथ लिटरेचर जो है, हमने नाथपंथी के बारे में इससे पहले चैप्टर में देखा था, सच एज मायनमती एंड गोपी चंद्र स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर। तो धर्म ठाकुर की स्टोरीज जो है जिसमें वो वर्शिप करना बता रहे हैं उसमें, और जो फेरी टेल्स हो गए, जो परियों की कहानी बोलते हैं ना हम, फोक टेल्स हो गया, जो दंत कथाएं हैं जो पास ऑन होते जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और बलात् का होता है मतलब होता है बहुत ही लंबा पोएम जो एक स्टोरी बताया करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मायनमाती, गोपी चंद्र, धर्म ठाकुर, द नाथ वेयर द एस्केटिक्स हु एंगेज इन वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। तो यह इसके नाच के बारे में हमने पहले चैप्टर में देखा था। द पर्टिकुलर सॉन्ग which was often enacted in describing how Mayanamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism to in the face of variety of obstacles। तो यहाँ पे स्टोरी है, पर्टिकुलर सॉन्ग है जिसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मायनमाती जो कैसे एक क्वीन होती है मायनमाती, वो अपने बेटे गोपी चंद्र को क्या बोलती है, तुम सन्यासी, एसेटिक मतलब सन्यास का जीवन जियो करके। तो धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डायटी ऑफन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और पीस ऑफ। तो धर्म ठाकुर क्या है, धर्म ठाकुर एक भगवान के रूप में वहां के जो रीजनल लोग हैं इनको मानते हैं। The texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century। तो जो सबसे पहला वाला टेक्स्ट है जिसमें संस्कृत इंक्लूडेड है वो कब बनाया गया है, 15 से मिड 18th सेंचुरी के बीच में। एंड दोस हु बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी जो है सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेट। तो सेकंड कैटेगरी जो है वो मुख से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता गया, जो एक स्टोरी बता रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, वैसे वो पास
पास ऑन होता गया, तो इसलिए उनका डेट जो है प्रिसाइसली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता, एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा सकता। दे वे पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वाज रिलेटिवली वीक। तो यहाँ पे जो है वो कहाँ पे फेमस है, ईस्टर्न बंगाल में, जहाँ पे ब्राह्मण्स जो है वो काफी कम कम तादाद में थे। उसके बाद हमको देखना है पीर्स एंड टेम्पल्स के बारे में। पीर्स हम पहले देख चुके हैं क्या मतलब होता है। पीर्स एक गुरु होता है, सिख का जो गुरु होता है उसको पीर कहा जाता है। और टेम्पल तो पीर अ पर्सन मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है, जो एक टीचर होता है जो धर्म के बारे में ज्ञान देता है उसे पीर कहा जाता है। फ्रॉम 16th century की बात है, पीपल बिगेन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरिया ऑफ सदर्न बंगाल बंगाल। तो यहाँ पे 16th century में जो है पीपल कहाँ से कहाँ माइग्रेट होने लगे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह को छोड़ के जाना। तो जो लेस्ट फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल का जो एरिया है वहां से वो कहाँ चले गए, फॉरेस्टेड और मार्शी एरिया, मार्शी मतलब दलदल वाला एरिया जो है साउथ ईस्टर्न बंगाल का, वहां पे वो चले गए। As they move eastward, they cleared forests and brought the land under rice cultivation. जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट है उसको क्या कर दिया, काट दिया, क्लियर किया और वहां पे लैंड बनाया, मतलब जमीन को तैयार किया राइस कल्टीवेशन के लिए। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फ्लोक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ऑफन ट्राइबल मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ ईस्टर्न। तो यहाँ से जो वेस्टर्न बंगाल से जो लोग आए वो किस में जाके मर्ज होने लगे, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज थी। और फिशर फ्लोक मतलब मछली पकड़ने वाले, जो मछली पकड़ते हैं अपनी जीविका के लिए। और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, जैसे कि ट्रैवल्स, हमने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में पहले पढ़ा है, वो यहाँ पे जाके मर्ज होने लग गए। मर्ज मतलब एक उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको अपनाने लगे जो कम्युनिटीज है पीसेंट्स की। कहाँ से आए, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। कहाँ से आए, जो लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से जो आए, कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ। दिस कोइंसाइडेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल with their capital in the heart of eastern डेल्टा एट ढाका। तो ये किसे कोइंसाइड करने लगा, कोइंसाइड का मतलब टकराना, ठीक है, कोइंसाइड मतलब टकरा, सॉरी, कोइंसाइड मतलब टू हैपन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे जो इसी समय में जब यहाँ पे जो ये मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे जो एक एक एरिया से दूसरी जगह में लोग जा रहे हैं, इसी टाइम में क्या है, मुगल का जो कंट्रोल है बंगाल में वो बढ़ गया और उन्होंने मतलब पूरे बंगाल को कंट्रोल कर दिया। जो कैपिटल है वो कहाँ पे बनाया, ईस्टर्न हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका, ठीक है, ढाका को अपनी कैपिटल बनाया। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क दैट सर्व्ड एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरियाज। तो ऑफिशियल्स जो है और जो फंक्शनरीज हैं वो क्या है, उनको लैंड मिलती थी गिफ्ट में, और वो क्या है वहां पे क्या बनाया करते थे, मॉस्क बनाया करते थे, ताकि रिलीजियस सेंटर जो है वहां पे हो सके। The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlement. तो जो अर्ली सेटलर्स है, पहले से जो वहां पे सेटल होके रह रहे थे, ठीक है, तो वो कुछ ऑर्डर और एश्योरेंस लाए, ठीक है। एश्योरेंस मतलब एक हाँ भाई ये काम होना है, मतलब होना है। जो अनस्टेबल कंडीशंस था, जो न्यू सेटलमेंट वहां पे आ रहे हैं उनके लिए। तो दे वे प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स, they were provided by community leaders who also function as teachers and educators and were sometimes ascribed with supernatural powers. तो यहाँ पे देखिए, these were provided by community leaders। तो community leaders जो है उनको एक लीडर ये एश्योरेंस दिया करते थे। और वो क्या फंक्शन करते थे, जो कम्युनिटी लीडर्स है, एज अ टीचर, ठीक है, एज अ टीचर एंड एजुकेटर। एजुकेटर मतलब जो एक जज की तरह काम करे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई लड़ाई हो गई तो एक जज की तरह काम करे। एंड वेयर समटाइम्स एस्क्राइब विद सुपर, और समय के बाद कुछ समय जो है, समटाइम्स जो है, कभी कभी जो है उनको क्या एस्क्राइब किया जाता था। एस्क्राइब करना मतलब होता है टू से समथिंग कैन बी रिटन बाय, ठीक है। तो उनको क्या डिफाइन किया जाता था, उनके पास क्या है, सुपर नेचुरल पावर। पीपल रेफर टू देम विद अफेक्शन एंड रेस्पेक्टेड एज पी। तो यहाँ पे जो है पीपल उनको बहुत प्रेम से मतलब उनका इज्जत वगैरह किया करते थे और रेस्पेक्ट करते थे, और उनका कहा जाता था पीस। दिस टर्म इंक्लूड सेंट्स और सूफीज और अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो क्या क्या इंक्लूड करता था, पीर, ठीक है, पीर जो टर्म है वो क्या क्या इंक्लूड करता था, सेंट्स और सूफीज, ठीक है, अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी, जो भी रिलीजियस पर्सनैलिटी वहां पे। डेयरिंग कॉलोनाइजर, ठीक है, डेयरिंग मतलब जो बिना मतलब किसी डर के, बिना एकदम साहस के साथ काम करते हैं। कॉलोनाइजर जो है अ कंट्री दैट सेंड्स that send settlers to a place and establish particular control over it। तो डेयरिंग कॉलोनाइजर मतलब जो वहाँ पे बंगाल, अदर एरिया है बंगाल से, वहाँ पे जो आ रहे हैं और वहाँ पे अपना सेटलमेंट को बसा के रखने हैं। और डिफाइड सोल्जर्स, डिफाइड डिफाइड का मतलब होता है जिसको मतलब
भगवान की तरह माना जा रहा है, डिफाइड। ठीक है, डिफाइड सोल्जर्स एंड वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डाइटीज, जो हिंदू और बुद्धिस्ट जो डाइटीज है भगवान है, और इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। एनिमिस्टिक स्पिरिट्स ये मान के चलता है कि जो लिविंग सोल्स हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और नेचुरल फिनोमिना में भी होता है। द कल्ट ऑफ पीस बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। तो जो कल्ट ऑफ पीस है, कल्ट हम पहले भी बहुत जगह जान चुके हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर थे पीस जो है, और जो इसके श्राइन्स वगैरह है काफी सारी जगह जो बंगाल में बनाए गए हैं। Bengal also witnessed a temple building Spiri from late 15th century which culminated in the 19th century। तो यहाँ पे देखिए हम जो बंगाल जो है वहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होने लग गया। स्पीडी का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम, है ना, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो है काफी सारे मंदिर जो वहाँ पे बन गए। कब कब? लेट 15th सेंचुरी में। और विच क्यूमुलेटेड, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट मतलब अपने एक चरम सीमा तक कब पहुंचा? 19th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे टेम्पल जो है बंगाल में बनाए गए। वी हैव सीन चैप्टर 2 एंड 5, चैप्टर 2 और 5 में हमने देखा था दैट टेम्पल्स एंड अदर religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety। तो ये piety मतलब धार्मिकता होता है, इसका मीनिंग भी हम काफी बार देख चुके हैं। चैप्टर 2 और 5 में हमने देखा कि जो टेम्पल्स है कौन बनाया जाता था? जो इंडिविजुअल, जो अगर राजा महाराजा हो गया, इंडिविजुअल ग्रुप हो गया जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग मंदिर को बनाया करते थे ताकि वो अपना पावर दिखा सके और अपनी जो धार्मिकता है कि हाँ हम बहुत धर्म को मानते हैं उसको दर्शा सके। मेनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन Bengal were built with the support of low social groups such as Kolu, ऑयल प्रेशर एंड कंसारी बेल मेटल वर्कर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बंगाल में टेम्पल्स हैं जिनमें क्या है, ब्रिक्स यूज किया जाता था और टेराकोटा यूज किया जाता था। टेराकोटा हम पहले भी देख चुके हैं, जो मिट्टी को पका के बनाए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको टेराकोटा बोलते हैं। मॉडेस्ट मतलब साधारण, ठीक है, तो बहुत सारे साधारण मतलब जो ब्रिक्स वगैरह को यूज करके टेराकोटा टेम्पल जो है बंगाल में बनने लग गए। और किससे, कौन बनाता था इन्हें? लो कास्ट सोशल ग्रुप जैसे कि कोयलू, ऑयल प्रेसर्स और कंसारी बेलमेटर वर्कर्स। The coming of the European trading companies created a new economic opportunity. Many families belong to this social group availed of these। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे जो इंग्लिश पीपल है, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, अपना यहाँ पे जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको देने लग गए। तो बहुत सारे जो फैमिली है इस सोशल ग्रुप से, वो इन अपॉर्चुनिटीज को अपना के जो अपना ओरिजिनल काम है उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव्ड। तो इसको देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है मिट्टी नहीं लकड़ी का घर जो बहुत ही पुराना मतलब घर बना हुआ है। तो इसमें क्या है, स्ट्रॉस वगैरह यूज करके बनाया गया। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वैसे इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ पे जो है बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो है ना, जो ये ब्रिक्स वगैरह स्टोन्स वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे एज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव्ड, they proclaim their status through the construction of temple। तो जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो चेंज होती गई तो वो क्या प्रोक्लेम करते गए, अपना एक स्टेटस बनाते गए टेम्पल्स को के कंस्ट्रक्शन में। तो द लोकल deities once worshipped in the thatched hut in villages gained the recognition of Brahmans, their image began to be housed in temple। तो जैसे जो लोकल डाइटीज है, वहाँ के लोकल जो भगवान है, उनको कहाँ पूजा जाता था? जो थैच्ड हट्स में अभी आपको ऊपर में दिखाया, विलेजेस में। तो वो क्या है, एक रिकॉग्नाइजेशन, जो ब्राह्मण है उसको एक रिकॉग्नाइजेशन पर एक पहचान मतलब उनको बनाने लग गया, पहचान उनका होने लग गया ब्राह्मण को। तो वो क्या है, इनके इमेज तो इनके जो इमेजेस हैं उनको भी टेम्पल्स में पूजा जाने लगा। द टेम्पल्स बिगैन टू कॉपी द डबल रूफ्ड डोचला और 4 रूफ्ड चौचला, ठीक है। तो जो अभी हमने ऊपर देखा जो डबल रूफ है स्ट्रक्चर है उसको ऑफ द थैच्ड रूफ, ठीक है। जो टेम्पल जो है अब कैसे बनने लग गया, जो थैच्ड रूफ है उस तरीके का जैसे हमने ऊपर आपको दिखाया अभी। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है बंगाल में, हमने यहाँ पे देखा कि कैसा है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे वाला, ठीक है, पीछे भी ऐसे रहेगा उसको। In the comparatively more complex 4-roofed structure, the 4 triangle roof placed on the walls moved to be converged on a single line or a point। तो यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था, जो 4 रूफ्ड वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। यहाँ पे जैसे 4 ट्रायंगुलर रूफ्स,
प्लेस्ड ऑन द फोर वॉल्स, तो फोर वॉल्स के ऊपर में जो फोर ट्रायंगुलर रूप से उसको प्लेस किया जाता था, और मतलब कन्वर्ज होता था, कहाँ पे मिलता था वो जाके एक कर्व्ड लाइन और एक पॉइंट में। तो ऊपर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर पीछे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा, और ये कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, एक ऊपर के एक पॉइंट में या फिर एक लाइन में। The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles और terracotta temples. तो यहाँ पे जो इंटीरियर जो है, अंदर का जो पोर्शन है टेम्पल का, वो क्या हुआ करता था, प्लेन होता था, वहाँ पे कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाई जाती थी। लेकिन जो बाहर की जो वॉल्स है, वहाँ पे क्या है, बहुत सुंदर डेकोरेट किया जाता था, किससे, पेंटिंग हो गया, ऑर्नामेंटल मतलब बहुत सुंदर सुंदर पत्थर हो गया, टाइल्स हो गए, और जो टेराकोटा टैबलेट्स है उनसे। इन सम टाइम्स पर्टिकुलरली विशुपुर इन बनपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सेल्फ डेकोरेशन रीच टू हाई डिग्री ऑफ एक्सेलेशन। तो यहाँ पे कुछ टेम्पल है, जैसे कि विशपुर में, कहाँ पे है ये, इन बनपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत ही डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करके टेम्पल्स को बनाया गया है। अब हमको देखना है फिश एज फूड। ठीक है, बंगाली जो है वो मछली खाने में बहुत ही उस्ताद होते हैं। बंगाली के सारे जो चाहे वो लो कास्ट हो, हाई कास्ट हो, ब्राह्मण हो, बंगाली में फिश खाना मतलब उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स वे जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ द फूड। ठीक है, तो जो भी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है, फूड हैबिट्स हैं, वो किसके बेसिस पे होते थे, जो वहाँ पे लोकली अवेलेबल जो फूड है उसके बेसिस में। तो बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन, रिवराइन मतलब नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, विच प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, इसलिए वहाँ पे राइस और फिश काफी मात्रा में मिलता है। अंडरस्टैंडेबली दिस टू items figure prominently in the menu of even पुअर बंगाली। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि जो दो दो चीजें हैं, ठीक है, राइस और फिश हो गया, वो प्रोमिनेंटली मतलब बहुत हद तक जो है, जो इवन जो वहाँ के जो गरीब जो बंगालीज है, उनके डिशेस में भी, उनके खाने में भी यूज हुआ करता था। तो फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंस टू फिश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिशिंग जो है वो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है बंगाल के लोगों को, और बंगाली लिटरेचर ये बताता है, उससे पता चलता है हमको कि बहुत सारे जो वहाँ पे लोग हैं फिश खाया करते थे। व्हाट इज मोर, टेराकोटा प्लेक्स। ठीक है, प्लेक्स मतलब होता है नेम प्लेट। ठीक है, प्लेक्स, तो टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जो नेम प्लेट वगैरह लगी है वॉल्स के टेम्पल्स में, और द विहारास हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या दर्शाया जा रहा है, सीन दिखाया जा रहा है फिश का, बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। तो फिश को वहाँ पे क्या है, सजाया, ड्रेस्ड मतलब कपड़े नहीं पहनाया, ड्रेस्ड मतलब फिश को टोकरी में सजाया गया और उनको मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है बास्केट में। So Brahmins were not allowed to eat non-vegetarian, but the popularity of fish in local diet made the Brahminical authorities relax this prohibition for Bengal Brahmins. तो देखिए, वैसे तो ब्राह्मण कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या है, फिश वगैरह नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, लेकिन जो है इतना पॉपुलर था बंगाल में, तो जो ब्राह्मण वाले जो अथॉरिटीज है, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज है, उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया ब्राह्मण को, कुछ छूट दी, जिसमें जो है वो अब फिश खा सकते हैं, उनको कोई भी पाबंदी, प्रोहिबिशन मतलब पाबंदी नहीं है बंगाल के जो ब्राह्मण थे उनको। द बृहधर्मा पुराण, ठीक है, बृहधर्मा पुराण 13th century संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट वैरायटी ऑफ फिश। The fish being dressed for domestical communication, terracotta platform, विशालकाशी टेम्पल आरामबाग। तो यहाँ पे देखिए, जो एक लेडी है वो क्या है, फिश को सजा के लेके जा रही है लोकल फिश मार्केट में बेचने के लिए। अब हमको देखना है इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। तो जो यूरोप का बारे में हमको थोड़ा सा देखना है, सारी जो ये जो चीजें जो नीचे में दी गई है एल्सवियर में, उसको हम 9th क्लास में जो है ना बहुत एलिबरेटली पढ़ने वाले हैं। टिल द 18th century, 18th century की बात है, पीपल इन यूरोप सॉ देमसेल्फ एज सब्जेक्ट ऑफ एन एम्पायर। सब्जेक्ट ऑफ एन एम्पायर मतलब उनके सेवक के तौर पे, उनके अंडर काम करने वाले के तौर में, सच एज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और मेंबर ऑफ द चर्च सच एज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो कहाँ कहाँ पे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर या फिर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में सब्जेक्ट बन के रहना पसंद करते थे पीपल इन यूरोप। बट फ्रॉम द लेट 18th century, तो 18th century के आखिरी आते आते पीपल ऑल्सो बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट स्पोक अ कॉमन लैंग्वेज।
सच एज फ्रेंच और जर्मन। तो 18th सेंचुरी के आते आते जो जितने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो अपने अलग पहचान बनाने लग गए, जो कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे, फ्रेंच और जर्मन। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी इन रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिगैन टू रिटर्न इन रोमानियन rather than in ग्रीक। तो यहाँ पे जो है 18-19 सेंचुरी के आते आते कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी, रोमानिया स्कूल ऑफ टेक्स्ट बुक्स में रोमानिया, ठीक है, ग्रीक को छोड़कर रोमानिया। और हंगरी एंड इन हंगरी हंगेरियन इज अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैटिन। तो हंगरी में जो है हंगेरियन लैंग्वेज को यूज किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। दिस एंड अदर सिमिलर डेवलपमेंट क्रिएटेड द कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल दैट ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज सेपरेट नेचर। तो इस तरीके का जो किस्से कहानी के बाद में, इस तरीके का होने के बाद में जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो समझ गए, उनको मतलब वहाँ पे कॉन्शियसनेस मतलब वहाँ पे उनको जागरूक हो गए कि हाँ भाई अलग अलग रीजन का अलग अलग लैंग्वेज हुआ करता है। दिस फीलिंग वाज स्टैंडर्ड बाय द मूवमेंट फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द 18th सेंचुरी। और ये जो फीलिंग है उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिली, जब इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन हुआ लेट 19th सेंचुरी में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर 9 यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।